आज हम लोगों ने सॉलिड डोजेज फॉर्म शुरू करना है। सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर सबसे पहली जो मेडिसिन आती है, जो कि पीक पे है, जिसे कहते हैं, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दुनिया में डोजेज फॉर्म है, दैट इज टैबलेट्स। तो वो सॉलिड डोजेज फॉर्म का हिस्सा है। उससे पहले हम लोग टैबलेट्स बनाने के लिए जो है हमें ग्रेन्यूल्स की ज़रूरत होती है। हमारी जो ज़्यादातर मेडिसिन हैं या फिर रॉ मटेरियल्स हैं वो पाउडर फॉर्म में होते हैं। पाउडर फॉर्म में हम मेडिसिन नहीं बना सकते हैं, मतलब उसको जब हम मशीन से गुजारेंगे और उसको पंच करके उसको एक प्रॉपर शेप देने की कोशिश करेंगे, तो जो पाउडर्ड मटेरियल है वो एयर के अंदर एयर को कंटेमिनेट करेगा। मतलब कि जब पाउडर को प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो पाउडर उड़ेगा, ठीक है, और एयर को कंटेमिनेट करेगा। जस्ट एयर को। अच्छा बच्चों, हम लोग अभी ये पढ़ रहे थे कि जो हम लोगों की मेडिसिन हैं वो, जब हम लोगों ने टैबलेट बनानी होती है, तो टैबलेट बनाने के लिए हम लोगों को जो रॉ मटेरियल है वो ग्रेन्युलर फॉर्म में चाहिए। पाउडर फॉर्म में इसलिए नहीं बना सकते, दो नुकसान है। एक ये कि एयर कंटामिनेट होती है जब आपकी ड्रग पाउडर फॉर्म में होती है और आप उसको कंप्रेशन पे लेके जाते हो मशीन में। एक तो एयर कंटामिनेट होती है, दूसरा जो आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो ज़ाया होता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट कैसे ज़ाया होगा? जब आपकी एयर के अंदर आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट जाएगा तो आपकी यील्ड थी कि आपने 2 लाख टैबलेट बनानी थी, लेकिन जब आप एक्चुअली बनाओगे तो जो एक्चुअल यील्ड आएगी वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम होगी। दैट इज़ वाई हम पाउडर फॉर्म में जो रॉ मटेरियल है उसको ग्रेनुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी। अभी फिल वक्त के लिए हमने सबसे पहला जो डोजेज फॉर्म है वो आती है आपकी पाउडर्स। पाउडर्स क्या हैं? पाउडर सॉलिड डोजेज फॉर्म का हिस्सा हैं। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इनके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका साइज जो है वो होमोजीनियसली डिवाइडेड होता है, सारे पार्टिकल्स का साइज एक जैसा होता है। और पाउडर्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल यूज के लिए भी होते हैं, इंटरनल यूज के लिए भी होते हैं। एक्सटर्नल यूज के लिए जो पाउडर्स होते हैं उनको उनकी आपको एक एग्जांपल आनी चाहिए, और जो इंटरनल यूज के पाउडर्स होते हैं उनकी आपको एक एग्जांपल आनी चाहिए। उसके बाद जो है मोड ऑफ डिस्पेंसिंग देखें तो पाउडर्स को दो तरीके से डिस्पेंस किया जाता है, एक बल्क में और एक डिवाइडेड पाउडर्स में। डिवाइडेड पाउडर्स के अंदर आप लोग अगर कभी किसी क्लिनिक पे जाओ और वहां पे देखो कि आप लोगों को छोटे छोटे पैकेट्स बना के, जिसे हम लोग आम जुबान में पुड़िया भी कहते हैं, पुड़िया बना के आपको सिंगल डोज दे दिया जाता है। ये है डिवाइडेड पाउडर्स। डिवाइडेड पाउडर में आपको सिंगल डोज के हिसाब से कि सिंगल टाइम पे आपने कितना डोज एडमिनिस्टर करना है वो आपको अलग करके दे दिया जाता है। और ये जो है डिवाइडेड पाउडर्स के अंदर सिंगल इंग्रेडिएंट भी हो सकता है, एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट भी हो सकते हैं। ये ज्यादातर इंटरनल यूज के लिए होते हैं, खाने के लिए आपको देते हैं। जैसे कि आपका ओआरएस जो है ये डिवाइडेड पाउडर है, एक टाइम का डोज आपको बता देते हैं कि ये 1 लीटर में आपने बनाना है। या फिर जो कुछ कुछ पाउडर फॉर्म में मेडिसिन हैं जो कि सिंगुलर डोजेस के अंदर आपको मिलती हैं। फिर जब हम लोग बल्की पाउडर्स की बात करें तो उसके अंदर जो इंटरनल यूज के लिए होते हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में आपको दिए जाते हैं। आपने उसके अंदर से जो है 1 टीस्पून या फिर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिमूव करके इस्तेमाल करना होता है। जैसे एंटासिड्स, लेजेटिव्स वगैरह जो हैं। बड़ी एक बॉटल बोतल होती है जिसका वाइड माउथ होता है, और उसके अंदर आपका बल्क में का पाउडर, मतलब सिंगल डोज में नहीं है, मल्टीपल डोजेस के अंदर वो पाउडर आपका मौजूद है उसमें। और आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक खुद उसको वहां से उस डोजेज के अंदर से आइसोलेट करना है, रिमूव करना है और उसको इस्तेमाल करना है। अगर हम एक्सटर्नल पाउडर्स की बात करें तो एक्सटर्नल पाउडर्स जो हैं मेनली, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को एग्जांपल दी थी सिकाट्रेन की, कि वो एक एक्सटर्नल यूज का पाउडर है। हम लोग एज अ एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। उसके अलावा पाउडर्स जो हैं वो लुब्रिकेंट पर्पसेस के लिए हम टेल्कम यूज करते हैं, और प्रोटेक्टिव पर्पसेस के लिए भी बहुत से हम पाउडर्स यूज करते हैं। और ये जो हैं, जो एक्सटर्नल यूज के हैं, ये कह रहे हैं कि ये प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म के अंदर भी आप लोगों को अवेलेबल हो सकते हैं, जो एरोसोल्स के फॉर्म के अंदर भी अवेलेबल हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं ग्रेन्यूल्स। जब हम ग्रेन्यूल्स की बात करते हैं तो पाउडर्स को हम लोग ग्रेन्यूल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? जैसे आप लोग आटा नहीं गूंदते हो, वैसे हम लोग ना जो पाउडर है ना उसकी वैसे पेस्ट बना लेते हैं। कभी आप लोगों को जो मेल्स हैं उन्होंने आटा गूंदते हुए देखा हो, जितने भी पाउडर्स हैं उनको हम लोग मिक्स करते हैं, उसके अंदर बाइंडर डालते हैं और उसको हम गूंद लेते हैं, हम उसकी एक स्लरी सी बना लेते हैं। वो जैसे एक आटा गूंद के एक डो बनती है वैसे एक डो बन जाती है। उसके बाद जो हमें पार्टिकल साइज चाहिए ग्रेन्यूल का, उस तरह की हमारे पास जालियां, सीव्स मौजूद होती हैं। उस डो को हम उस सीव्स के ऊपर से रगड़ के निकालते हैं, गुजारते हैं, तो उस साइज के पार्टिकल साइज बन जाते हैं। फिर हम उनको ड्राई कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम ग्रेन्यूल्स बनाते हैं।
तो जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनका भी एक स्पेसिफिक पार्टिकल साइज होता है, लेकिन उसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स, पाउडर्स के पार्टिकल्स है वो एग्रीगेट कर जाते हैं, मतलब दो तीन पार्टिकल मिलके एक ग्रेन्यूल बना देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा साइज ज्यादा है। इसको बनाने के लिए हम लोग पाउडर के अंदर बाइंडर डालते हैं, कोई ना कोई सॉल्वेंट डालते हैं, ताकि उसकी एक वो स्लरी, वो डो सी बनाई जा सके। उसके अलावा जो है, अच्छा मैं आप लोगों को बता रही थी कि जितने भी आप लोगों के ये ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स एक्चुअल में पार्टिकल साइज जो है, जो पाउडर है वो दो या तीन एग्रीगेट कर जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और क्यों इकट्ठे हो जाते हैं? क्योंकि हम लोगों ने जब डो बनाई होती है उसके अंदर हम लोगों ने सॉल्वेंट और बाइंडर को ऐड किया होता है। जितने भी हम लोग ग्रेन्यूल्स बनाते हैं हम अपनी मर्जी से उसका जो है पार्टिकल साइज चूज कर सकते हैं। फिर आगे जो है इन्होंने एवर्फिसेंट ग्रेन्यूल्स की बात की है। एवर्फिसेंट ग्रेन्यूल्स ऐसे ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करने से पहले जब आप उसको पानी के अंदर डालते हो तो उसके बबल्स बनते हैं। एवर्फिसेंस का मतलब होता है कि बबलिंग की फॉर्म के अंदर जो है गैस रिलीज होना। तो एक्चुअल में क्या होता है कि एवर्फिसेंट ग्रेन्यूल्स के अंदर बाकी सारा तो मेडिकामेंट होता है, लेकिन एक्स्ट्रा हम लोग जो एडिटिव्स डालते हैं उसके अंदर सिट्रिक एसिड या बाइकार्बोनेट या और टार्टरिक एसिड का एक कॉम्बिनेशन डालते हैं। तो जिसमें सिट्रिक एसिड या टार्टरिक एसिड आप ले सकते हो। अगर हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, सिट्रिक एसिड या सोडियम कार्बोनेट आपने लिया, जब वो वाटर के अंदर जाएगा तो वो सोडियम सिट्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी बबल्स बनती हैं। तो इसके अंदर जो है, एक तो इसका टेस्ट डेवलप करने के लिए, दूसरा जो है मेडिसिनल टेस्ट डेवलप करने के लिए, दूसरा इसके इसका लोग पूछते हैं कि एफरवेसेंट टैबलेट बनाने का या फिर एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स बनाने का फायदा क्या है। टेस्ट मास्किंग के लिए हम लोग इसको मेनली देते हैं। उसके बाद जो मैंने आप लोगों से जहाँ से लेक्चर शुरू किया था, और वो ये था कि हमारी जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली डोजेज फॉर्म है, दैट इज टैबलेट। सोलिड डोजेज फॉर्म, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सोलिड डोजेज फॉर्म इज टैबलेट। टैबलेट क्या है? सोलिड डोजेज फॉर्म है। इसके अंदर एक मेडिसिनल एजेंट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा मेडिसिनल एजेंट भी हो सकते हैं, इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट भी होते हैं, इसके अंदर फार्मास्यूटिकल एजेंट्स मींस एडिटिव्स या एक्सिपिएंट्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। और इसको हम ओरल पर्पसेस के लिए भी ले सकते हैं, मतलब कि आपने खा ली, आपने मुंह के अंदर रखा, ओरल कैविटी के अंदर आपने खा ली, आपके स्टमक में चली गई, इंटेस्टाइन में चली गई। या फिर बकल कैविटी के अंदर, मतलब कि आपने अपनी चीक के साथ लगा ली, आपने निगलनी नहीं है, बस आपकी चीक के साथ लगी हो। वजाइनल या रेक्टल, रेक्टम में भी लगाने के लिए, जहाँ से आपकी फीसिस स्टोर होती है रेक्टम के अंदर भी आपके जो है उसके लिए भी टैबलेट्स होती हैं, उसके अंदर डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं लुब्रिकेंट लगा के। या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर वजाइनल टैबलेट्स भी मौजूद होती हैं। तो ये हो गई टैबलेट्स के बारे में थोड़ी सी बातें। टैबलेट्स का फायदा ये है कि सिंगल डोज है, इजी टू एडमिनिस्टर है, इसके लिए कोई एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपका ड्रग कड़वा है तो इजीली वो कोट भी हो सकता है, इजीली जो है उसका टेस्ट मैस्क भी हो सकता है, इजीली उसके अंदर कलर भी ऐड हो सकता है, इजीली उसके अंदर फ्लेवर भी ऐड हो सकता है। उसके अलावा टैबलेट जो है वो आपकी तमाम डोजेज फॉर्म में सबसे ज़्यादा स्टेबल डोजेज फॉर्म है। और स्टेबिलिटी की वजह से जो है, इसकी जो इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो डिटेरियोरेशन है, मतलब खराब होना है, जैसे हवा की वजह से या लाइट की वजह से या डस्ट की वजह से, इसकी कम है। क्योंकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर टैबलेट के ऊपर, सरफेस के ऊपर आ जाता है या कोई भी एक्सपोजर होता है, तो टैबलेट जो है वो इतनी प्रोटेक्टेड होती है कि ये अपने आप को डिटेरियोरेशन से बचा लेती है। नुकसान इसके ये हैं कि जो बच्चे होते हैं या बूढ़े होते हैं उनको निगलने में मुश्किल होती है। अगर टैबलेट का साइज बहुत बड़ा है तो उनको निगलने में मुश्किल होती है, तो हम बच्चों को कूट के थोड़ा सा कोई सॉल्वेंट व्हीकल डाल के दे देते हैं। और टैबलेट की जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी हाई होती है एज कम्पेयर टू पाउडर्स या सिरप्स। अब तो कुछ ज्यादा ही हाई हो गई हुई है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट्स अगर हम देखें तो सबसे पहले आती हैं कंप्रेस टैबलेट्स। कंप्रेस टैबलेट्स जो है ये सिंगल कंप्रेस्ड हैं, मतलब कि आपने एक्टिव और एडिटिव्स ऐड ऑन किए, ग्रेन्यूल्स बनाए, मतलब जो भी आपका फॉर्मुलेशन थी, फॉर्मुलेशन के अंदर 12 इंग्रेडिएंट्स थे, एक इंग्रेडिएंट एक्टिव था, बाकी 11 इंग्रेडिएंट आपके इनएक्टिव कह लें, एडिटिव कह लें, एक्सीपिएंट कह लें, फार्मास्यूटिकल एजेंट्स कह लें, जिनका कोई फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी नहीं है। ये आपने सारे इकट्ठे किए, इनके ग्रेन्यूल बनाए, मतलब इसकी डो क्रिएट की, सी साइज के अंदर से गुजारा, आपको पता था आपको कौन सा पार्टिकल्स चाहिए ग्रेन्यूल का, आपने उसके अंदर से उसको गुजारा, सीव के अंदर से, जालियों के अंदर से एक प्रॉपर आप लोगों ने पार्टिकल साइज जो है वो क्रिएट किया। उसके बाद आपने उसको ड्राई करने के बाद उसको मशीन के अंदर से गुजारा, और मशीन के अंदर डालने से पहले आपने उसके अंदर लुब्रिकेंट लगाया, आपने उसके अंदर ग्लाइडेंट डाला ताकि इजीली फ्लो कर सके वो ग्रेन्यूल्स।
और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ी हुई हैं कि कौन कौन से एडिटिव्स यूज़ होते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने जब उसको मशीन के अंदर से गुजारा तो वो टैबलेट बन के निकल आई। उसमें एक प्रॉपर डाई था, मतलब एक प्रॉपर शेप थी, जिस जिस शेप की आपने बनानी है मेडिसिन। सिंगल कंप्रेशन के साथ वो मेडिसिन निकल गई। सिंगल कंप्रेस्ड है मतलब उसमें एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है। सिंगल कंप्रेस्ड की अगर हम एग्जांपल्स देखें तो वो एक पैरासिटामोल टैबलेट है और एस्पिरिन टैबलेट है। मल्टीपल कंप्रेस के अंदर जो है हम देखें तो इसके अंदर मोस्टली जो है वो मैंने आप लोग को एग्जांपल दी थी कि अगर एक टैबलेट है उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट एक या एक से ज्यादा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को डिफरेंट कलर कर देते हैं। पहले एक इंग्रेडिएंट को कंप्रेस करते हैं, फिर दूसरे इंग्रेडिएंट को कंप्रेस करते हैं, फिर तीसरे को। इस तरीके से हमारे जो टैबलेट है उसके अंदर मल्टीपल कंप्रेशन होती है। एक जैसे फर्ज करें एक टैबलेट है उसके अंदर दो इंग्रेडिएंट्स हैं। हम लोगों को पता है अगर हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और नुकसान पहुंचाएंगे। तो आपने क्या करना है, पहले एक इंग्रेडिएंट को कंप्रेस करके एक टैबलेट बन गई, फिर उस टैबलेट के ऊपर दोबारा से डबल कंप्रेशन होगी और दूसरा इंग्रेडिएंट हम ज्यादा कोशिश करते हैं कि किसी और कलर का कर दें, दोनों के अंदर कलर डिफरेंस आ जाए। तो इस तरीके से हमें टैबलेट के अंदर प्रॉपर लेयरिंग नजर आती है एक डिफरेंट कलर की। और हम लोग इसके अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये दो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। मल्टीपल लेयर आ सकती हैं और टैबलेट विद इन अ टैबलेट, ये इसकी एग्जांपल है। फिर आती हैं फिल्म कोटेड टैबलेट्स। फिल्म कोटेड टैबलेट्स जो हैं, हम लोग अपनी टैबलेट के गिर्द ना एक लेयर लगा लेते हैं, फिल्म कोटेड लेयर। उससे एक तो ये शाइन भी आ जाती है, उससे ये होता है कि आपकी जो टैबलेट है उसके गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है। प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है वो आपको एक्सटर्नल कंडीशन से भी बचाती है। उसके अलावा जो है फिल्म कोटिंग से आपका जो है एक स्पेसिफिक टेस्ट जो है जो टैबलेट का है वो डायरेक्ट जब आपकी जुबान के साथ टच करेगा, आपके टेस्ट बड्स के साथ टच करेगा, तो वो टेस्ट स्पेसिफिक आपको नहीं आएगा, क्योंकि वो जो फिल्म है वो आप किसी पॉलीमर की बनाते हो और उस पॉलीमर का डायरेक्ट वो उसके जो है ना आपके टेस्ट बड्स के ऊपर वो आएगा, आपका ड्रग डायरेक्ट ड्रग नहीं आपके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो आपकी टेस्ट मास्किंग के लिए भी आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा जो है आप अपनी टैबलेट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचाने के लिए भी। और एक और चीज भी होती है कि समटाइम ये होता है कि जब आपने टैबलेट को पॉलिश करने के लिए भी, मतलब आपकी जो फिल्म कोटेड टैबलेट की बेस्ट एग्जांपल है आपकी जो पैरासीटामोल टैबलेट है, दैट इज फिल्म कोटेड। अगर आप उसको गौर से देखो वो शाइन करेगी। टैबलेट निकालो, टैबलेट को गौर से देखो, उसके अंदर एक स्पेसिफिक लस्टर की शाइन है। तो ये भी इसकी एक एग्जाम, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो जो कोटिंग एक ऐसा कोट है जो कि उसको शाइन देगा, उसकी अपीजिंग सी उसकी जो है एक अपेयरेंस हो जाएगी। लेकिन ये कोट जो है ये आपके जीआईटी में जाके टूट जाएगा, आपकी जो टैबलेट है वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगी। उसके बाद हमारे पास शुगर कोटेड टैबलेट आती है। शुगर कोटेड टैबलेट की मैं आप लोगों को जब से मैंने ये लेक्चर शुरू किया है एग्जांपल देती हूँ ब्रूफिन की, कि ब्रूफिन का जो सॉल्ट है वो बहुत कड़वा है, वो आप लोग वैसे नहीं खा सकते हो। अगर आप लोग कभी तोड़ो उसकी टैबलेट को और उसको जुबान के साथ लगाओ, 2 से 3 दिन तक आपके टेस्ट नहीं, कड़वाहट खत्म होगी आपकी जुबान से। तो ऐसी टैबलेट्स जिनकी जो है वो बहुत ज्यादा कड़वा टेस्ट है, उनकी हम शुगर कोटिंग करते हैं, उनके बिटर टेस्ट को, उनके कड़वे टेस्ट को इतना इस लायक बनाने के लिए हम बिल्कुल, हमने मीठा नहीं बनाना, हम लोगों ने इस लायक बनाना है कि आप उसको निगल सको या उस डोजेज फॉर्म को आप कंज्यूम कर सको। क्योंकि दवाई एट द एंड वो दवाई ही है, वो कोई रिक्रिएशनल चीज नहीं है, वो कोई आपके इंजॉय करने वाली चीज नहीं है, वो मैं है तो मेडिसिन ही। तो उस लायक बनाना है कि वो प्लेटेबल बन जाए, वो खाने के लायक बन जाए। देन हमारे पास आती है एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। इंटेरिक का मतलब होता है इंटेस्टाइन। इंटेरिक का क्या मतलब होता है? इंटेस्टाइन। तो ये आप लिख लें अपने किताब में साथ, इंटेरिक मींस इंटेस्टाइन। तो इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स वो टैबलेट्स होती हैं जिनके ऊपर जो आपके, जब आप लोग खाते हो आपके स्टमक में सेम टू सेम रहती हैं, डिसइंटीग्रेट नहीं होती, आपके माउथ में डिसइंटीग्रेट नहीं होती, आपके स्टमक में डिसइंटीग्रेट नहीं होती, ये सेम टू सेम स्टमक से पास हो जाती हैं। किसमें? इंटेस्टाइन में। मतलब आपने खाई, स्टमक के एसिड्स ने उस मेडिसिन के ऊपर कोई असर नहीं किया, वो टूटी तक नहीं, वो डायरेक्टली उसी शेप में उसी हालत में आपकी इंटेस्टाइन में जाएगी। और इंटेस्टाइन का जो अल्कलाइन एनवायरनमेंट है वो उसको डिसइंटीग्रेट करेगा, इंटेस्टाइन में जाके वो टूटती है, वो स्टमक में नहीं टूटती। इंटेरिक कोटेड मेडिसिन की बेस्ट एग्जांपल जो है, एक तो ये लोपरिन इन्होंने आपकी किताब में लिखा हुआ है, और एक हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं डिक्लोरॉन। ये वो भी इंटेरिक कोटेड होती है। जो डाइक्लोफेनिक सोडियम है ये आपकी इंटेरिक कोटेड फॉर्म में आपको मिलता है। ये स्टमक में अनचेंज्ड रहता है, स्टमक की एसिडिक कंडीशन के अंदर भी अनचेंज्ड रहता है। स्टमक का एसिड भी उस मेडिसिन को हमने ऐसे फॉर्मुलेट किया होता है कि स्टमक का एसिड भी उस मेडिसिन को अफेक्ट करके उसको तोड़ नहीं पाता। वो जब जाएगी इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन का जो पीएच होती है वो बेसिक होती है, अल्कलाइन होती है, इंटेस्टाइन में जाकर वो फिर डिसइंटीग्रेट करती है और देन वहां पे रिलीज होती है और फिर अब्जॉर्ब होती है। तो इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स की फॉर्मुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। देन हमारे पास आती हैं बकल या सबलिंगुअल टैबलेट्स। बकल या सबलिंगुअल टैबलेट्स की हम बात करें तो मैंने आपको बताया था आपकी बकल कैविटी आपकी माउथ कैविटी है।
बकल में कैविटी जो है उसमें कुछ ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो आपने चीक के पास रखनी होती है, अपनी गालों में, अपनी चीक के पास रखनी होती है, अपनी बकल कैविटी में रखनी होती है, या फिर अपनी जुबान के नीचे, सबलिंगुअल जुबान के नीचे, या आपने निगलनी नहीं होती। इनका मकसद ये होता है कि समटाइम हमें रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन चाहिए होता है, तो उसके उस पर्पस के लिए हम ये रूट यूज कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, हम लोगों की ये मेडिसिन जीआईटी में जाके खराब हो सकती है, मतलब आपकी स्टमक में जाके ड्रग ही टूट गया, ड्रग का केमिकल फॉर्मूला ही खराब हो गया, ड्रग का कोई असर ही नहीं रहा। तो ऐसी ड्रग को फिर हम लोग ओरल रूट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम लोग इसको बकल या सबलिंगुअली यूज करेंगे। अगर हम लोग देखें तो ये जो एंजासिड है, नाइट्रोग्लिसरीन, ये इंजाइनल पेन के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, रैपिडली ये जुबान के नीचे रखते हैं, और ये साथ ही डिफ्यूज होती है ब्लड के अंदर, और आपको रैपिड एक्शन मिलता है। और उसके अलावा जो है बहुत सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं अगर आप डीआईटी में यूज करो, तो उनको भी इसी रूट से दिया जाता है। देन कम्स एवर्फिसेंट टैबलेट्स। हमने एवर्फिसेंट ग्रेन्यूल्स पढ़े थे। एवर्फिसेंट ग्रेन्यूल्स वो ग्रेन्यूल्स थे जो कि जब हम उनको पानी के अंदर ऐड करते थे तो बबलिंग होती थी। बबलिंग क्यों होती थी? कार्बन डाइऑक्साइड बनता था इसकी वजह से। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता था? जब सिट्रिक या टाटारिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता था, तो क्या बनता था? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती थी, बबल्स बनती थी। और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे घरों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं CSE 1000। आप उसको पानी में घोलते हो, देन आप उसको कंज्यूम करते हो, तो बबलिंग उसके अंदर होती है। बबलिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, और कार्बन डाइऑक्साइड किसके रिएक्शन से बनती है? सिट्रिक या टाटेरिक एसिड जब रिएक्ट करता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, देन कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। वर्फेसिन टैबलेट्स जो है ये इसकी एग्जांपल है। उसके अलावा जो है वर्फेसिन टैबलेट्स और च्यूएबल टैबलेट्स, इन दोनों के अंदर डिसइंटीग्रेंट और बाइंडर मौजूद नहीं होता। च्यूएबल टैबलेट्स की जब हम बात करते हैं, च्यूएबल टैबलेट्स वो टैबलेट्स होती हैं जिसने जिनको आपने दांतों के नीचे तोड़ना है, च्यू करना है, उनको आपने खुद ब्रेक डाउन करनी है उनकी, देन उनको आपने सॉलो करना है। इसके अंदर कुछ मल्टीविटामिन आ जाते हैं और कुछ एंटासिड्स आ जाते हैं। अब इनके अंदर मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि च्यूएबल टैबलेट्स के अंदर कोई डिसइंटीग्रेंट मौजूद नहीं होता। ये वाइवा का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन हमारे पास लास्ट में टैबलेट आती है, टैबलेट की टाइप सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स। सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स की बच्चे जब हम लोग बात करते हैं तो ये वो टैबलेट होती है जिसका प्रोलॉन्ग एक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ड्रग खाई, आपने ड्रग खाई है और आपने देखा है कि उस ड्रग का एक्शन है 6 आवर्स का। अब आपने 6 आवर्स के बाद वो दोबारा ड्रग लेनी है। आपने वो 6 आवर्स के बाद दोबारा ड्रग लेनी है, और फिर 6 के बाद दोबारा लेनी है, और फिर 6 के बाद दोबारा लेनी है। आपको वो कॉन्टिन्यूस मेडिसिन चाहिए। आपको डॉक्टर ने लगाई है पेन किलर, पेन किलर डिक्लोरॉन, आपने जो है ना डाइक्लोफेनिक सोडियम, डॉक्टर ने कहा आपने 24 घंटे में 4 गोलियां खानी है। अब एक पेशेंट है, बार 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 हर 6 घंटे बाद खाना, हर 6 घंटे बाद खाना। क्या डोज होता है डिक्लोरॉन का एक टाइम का? 50 mg। ये आप लोगों को ना कॉमन मेडिसिन के डोजेज आने चाहिए कि सिंफ्लेक्स का कितना डोज होता है, डिस्प्रिन का कितना होता है, लोप्रिन का कितना होता है, पैरास्टामोल का कितना होता है, निम्स का कितना होता है। ये जो कॉमन आपकी ये जो एनसेड्स है ना, इनके आप लोगों को डोजेज भी आने चाहिए, इनके कंपनी नेम्स भी आने चाहिए, और कंपनी नेम्स एंड डोजेज इनके आपको पता होने चाहिए। तो जो आपका डिक्लोरॉन का सिंगल टाइम डोज है दैट इज 50 mg। अगर डॉक्टर ने उसको कहा है कि हर 6 घंटे बाद चाहिए, तो उसको 24 घंटे के लिए कितना ड्रग चाहिए? 200 mg चाहिए उसको, ठीक है। 200 mg जब उसको 24 घंटे के लिए ड्रग चाहिए, अब उसको नहीं ना याद रहे, तो इस फॉर्म के लिए हमने, इस केसेस के लिए हम लोगों ने, फार्मासिस्ट ने क्या किया हुआ है, ड्रग फार्मुलेट की हुई है जिसके अंदर 24 आवर्स का डोज आप इकट्ठा कंप्रेस कर देते हो। मतलब आपको उसकी 200 mg की भी टैबलेट मार्केट में अवेलेबल मिलेगी। अब वो जो है या तो मॉडिफाइड रिलीज फॉर्म में है या सस्टेन रिलीज फॉर्म में है। अब ये क्या होता है, आप खा तो लेते हो 200 mg की गोली, लेकिन 6 घंटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ 50 mg रिलीज होगा, बाकी टैबलेट वैसी की वैसी आपके स्टमक या इंटेस्टाइन के अंदर पड़ी रहेगी। फिर अगले 6 घंटे के अंदर अगला एक सिंगल डोज रिलीज होगा, फिर अगले 6 घंटे के अंदर अगला सिंगल डोज रिलीज होगा, फिर अगले 6 घंटे के अंदर जो लास्ट डोज है वो रिलीज होगा। इस तरीके से जो मैंने आपको डिक्लोरॉन की एग्जांपल दी है, ये डाइक्लोफेनिक सोडियम की एग्जांपल दी, इस तरीके से बहुत सी मेडिसिन हैं जो कि सस्टेन रिलीज फॉर्म के अंदर, मल्टीपल डोजेज फॉर्म के अंदर मौजूद होती है, जिसमें मल्टीपल टाइम का डोज मौजूद होता है और कंप्रेस्ड होता है, और वो इकट्ठा ही नहीं बॉडी में रिलीज हो जाता है। वो 200 का 200 इकट्ठा नहीं बॉडी में रिलीज होगा, वो अपने वक्त के साथ साथ, अपनी हाफ लाइफ के साथ साथ ही जो है वो टेबलेट के अंदर से डिजोल्व होकर बॉडी के अंदर आएगा। हम लोग उसको कंप्रेस ही इस तरीके से करते हैं कि वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ही ड्रग जो है वो डिजोल्व होती है, उससे पहले उतनी स्पेसिफिक ड्रग डिजोल्व नहीं होगी। ये हो गई टैबलेट्स की टाइप्स। देन आती है हमारे पास फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन जब हम लोगों ने लास्ट टाइम लिक्विड की पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मुलेशन का मतलब होता है कि आपका टैबलेट का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आती है एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक आते हैं एक्सीपिएंट्स या एडिटिव्स या फार्मास्यूटिकल एजेंट्स या नॉन एक्टिव कंपाउंड्स। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट तो वो हो गया जिसके लिए हम मेडिसिन बना रहे हैं,
ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पे है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट हो गया जिसके लिए हम मेडिसिन बना रहे हैं। देन आते हैं इनर्ट सब्सटेंसेज या एडिटिव्स। एडिटिव्स के अंदर क्या क्या हम लोग यूज करते हैं? डायलुएंट यूज करते हैं, बाइंडर यूज कर सकते हैं। अगर हम बाइंडर यूज करेंगे तो फिर हमने डिसइंटीग्रेंट भी जरूर यूज करना है। उसके अलावा लुब्रिकेंट यूज करते हैं, कलरिंग, फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग एजेंट, कोई भी अपनी मेडिसिन के मुताबिक आप यूज कर सकते हो। और ये हमें कैसे पता चलता है? ये हम लोग जब अपनी मेडिसिन ड्रैप के साथ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान रजिस्टर करवाते हैं, तब हम उनको बताते हैं कि हमने ये मेडिसिन बनानी कैसे है, बनाते वक्त कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करने हैं, कौन सी चीज कहाँ से मंगवानी है, कितनी कितनी चीजें ऐड ऑन करनी है, कितने कितने ग्रामेज लेनी है, हर चीज बताते हैं। फिर आपने जब तक वो मेडिसिन बनानी है, चाहे 100 साल तक वो मेडिसिन बनानी है, आपने आपने उसी चीज को फॉलो करना है जो आप लोगों ने, जो इंस्ट्रक्शंस और जो स्टैंडर्ड्स दिखाकर, जो एसओपीस आपने दिखाकर बताए हैं, ट्रैप से रजिस्टर करवाया है, उसी को जो है आप लोगों ने फिर जब तक वो आपने मेडिसिन मैन्युफैक्चर करनी है तब तक इस्तेमाल करना है। ये एक आप लोगों की टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग मशीन लगी हुई है। इसके अंदर से, इधर से आप पाउडर डालते हो, ठीक है, और यहाँ से ये डाई है, यहाँ से निकलेगा, ये डाई के साथ से निकलता जाता है। अब तो और बहुत सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल मशीनें मौजूद हैं। उसके बाद जो है हमारे पास मेथड ऑफ कंप्रेशन आते हैं। एक है डायरेक्ट कंप्रेशन, एक है स्लगिंग और एक है वेट ग्रेनुलेशन। अब डायरेक्ट कंप्रेशन के अंदर क्या होता है कि आपने जो है उसके ग्रेन्यूल्स बनाए और डायरेक्टली उनको कंप्रेस कर लिया। नेक्स्ट आप लोग के होते हैं ड्राई ग्रेनुलेशन या स्लगिंग। इसके अंदर ना हम पाउडर के ग्रेन्यूल्स नहीं बनाते। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पाउडर को हम लोग उसका स्लग बना लेते हैं, मतलब पाउडर को इतना जोर से कंप्रेस करते हैं कि वो एक बड़े बड़े पत्थर बन जाते हैं, ठीक है, पत्थरों के ढेले बन जाते हैं। तो वो जो पाउडर, मतलब रॉ मटेरियल जो आपने फॉर्मुलेशन इकट्ठी की थी, जिसके अंदर एक्टिव भी था और उसके अलावा इनएक्टिव भी था, हर चीज थी, उसको आपने इतनी जोर जोर से कंप्रेस करना है वो कि आप लोगों के बड़े बड़े स्लग्स बन जाए। फिर आप उन स्लग्स को तोड़ोगे, और उन स्लग्स को तब तक तोड़ोगे जब तक आपका अपना रिक्वायर्ड पार्टिकल साइज नहीं बन जाता। जो पार्टिकल साइज आपको ग्रेनुलेशन के बाद चाहिए था, वो पार्टिकल साइज आप उसके बड़े बड़े पत्थर मतलब स्लग्स बनाकर फिर उसको तोड़ के उतना पार्टिकल साइज खुद से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाओगे। देन आपके पास आती है वेट ग्रेनुलेशन। वेट ग्रेनुलेशन के अंदर जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि तमाम इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करो, उसके अंदर एक सॉल्वेंट डालो, बाइंडर डालो, उनको गूंद लो जैसे आटा गूंदता है वैसे उनकी स्लरी बना लो। देन वो जो डो सी बन जाती है। जब वो डो बन जाएगी, उसको फिर सीव्स के ऊपर से, जालियों के ऊपर से गुजारो। जालियों का साइज वो होना चाहिए जो आपको रिक्वायर्ड है, जितना पार्टिकल साइज आपको चाहिए उन उस तरह की जालियां। जैसे घरों, ये जालियां होती कैसे हैं? एक तो ये हमारी लैब में भी मौजूद है, आप जो प्रैक्टिकल्स में भी देखोगे, सेकेंड ईयर में इंडस्ट्रियल फार्मेसी का प्रैक्टिकल है उसमें देखोगे। दूसरा जो है, घरों में भी इस तरह की जालियां मौजूद होती हैं। पहले होती थी, अब तो आटा वैसे ही रिफाइंड आता है। तो पहले आटा छानने वाली जो जाली नहीं होती, उस तरह की ये जालियां होती हैं छोटे स्केल के ऊपर। इंडस्ट्रियल स्केल के अंदर ये बड़ी बड़ी जालियां होती हैं, तो उनके ऊपर से वो उसको प्रेस करके गुजारते हैं तो नीचे से ग्रेन्यूल्स निकल जाते हैं। फिर वो थोड़े गीले होते हैं तो उनको ड्राई कर लेते हैं। ड्राई कंप्लीटली तौर पे ड्राई नहीं करते, क्योंकि अगर हम लोग बहुत ज्यादा उसको ड्राई कर लेंगे तो कंप्रेशन में क्रैक आ जाएंगे, तो हम थोड़ा सा उसको नमी में रखते हैं। तो ये तीन मेथड है: डायरेक्ट कंप्रेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन और वेट ग्रेनुलेशन। देन आती है आपकी टैबलेट कोटिंग। टैबलेट के ऊपर कोट लगाना, कुछ ऐसी टैबलेट्स होते हैं जिनके अनडिजायरेबल जो है वो इफेक्ट होते हैं, जैसे वो अनप्लेटेबल है, ठीक है, वो बहुत कड़वा सॉल्ट है, उसकी अपीयरेंस अच्छी नहीं है, या हमें पता है कि ये जो है लाइट एयर के साथ भी कांटेक्ट में आएगी तो ये खराब हो जाएगी। तो इस केस के अंदर हम लोग उसकी ये कर देते हैं कोटिंग। तो कोटिंग के ऑब्जेक्टिव या कोटिंग की वजह क्या है? फार्मास्यूटिकल एलिगेंस, उसकी मतलब उसकी अपीयरेंस को बेहतर करने के लिए, उसके टेस्ट को बेहतर करने के लिए, अगर वो कड़वी है तो उसके टेस्ट को बेहतर करने के लिए, या उसकी उसको स्टेबल बनाने के लिए। स्टेबल कैसे बनेगी? अगर हम उसकी कोटिंग कर देंगे तो वो प्रोटेक्ट होगी इन्वायरमेंट से, एनवायरमेंट की एयर से, एयर में अगर पोल्यूशन है उससे प्रोटेक्ट होगी, और उस हवा के अंदर जो नमी है उससे प्रोटेक्ट होगी, ना हाइड्रोलिसिस होगी, ना कोई केमिकल रिएक्शन होगा। मतलब कि केमिकल स्टेबिलिटी के लिए भी, फिजिकल स्टेबिलिटी के लिए भी हम लोग इसकी कोटिंग कर देते हैं। और लास्ट क्या है? उसके टेस्ट को मास्क करने के लिए। मास्क करना क्या होता है? मास्क करना होता है कवर करना। अगर उसका कड़वा टेस्ट है तो उसको कवर करके उसको बेहतर बनाने के लिए। आज कल जो है, आज तक हम लोगों ने एंटेरिक कोटेड की हैं, और सस्टेन रिलीज की भी कोटिंग होती है कि ताकि थोड़ी थोड़ी देर बाद वो रिलीज होता रहे ड्रग। अब यहाँ पे ये थोड़ी सी इन्होंने कोटिंग्स के जो है बताई हैं, ये हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में करते हैं। ये आप लोगों की जो है ना टैबलेट कोटिंग का भी क्वेश्चन एक कंप्लीट आता है।